हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सीए इंटर के इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो जनवरी 25 एग्जाम्स हैं उसके लिए जो अमेंडमेंट्स है उस पर। तो आईसीएआई का जो बुक है इंस्टीट्यूट का, उसका बुक में आईसीएआई ने 3 अमेंडमेंट दिए हैं। एक जो ऑलरेडी उन्होंने इशू करे थे मई 24 के लिए जो एप्लीकेबल थे वो अमेंडमेंट, फिर उसके अलावा जो सितंबर 24 के लिए थे वो अमेंडमेंट, और एक एडिशनल अमेंडमेंट है जनवरी 25 के लिए। तो हम ये लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो एक्सक्लूसिवली जो जनवरी 25 के लिए एडिशनल अमेंडमेंट थे वो। बाकी ये जो अमेंडमेंट्स हैं मई 24 और सितंबर 24 वाले जो इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेंडमेंट बुक में दी हैं, वो ऑलरेडी हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहो तो वो भी एक बारी रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। और ये जो अमेंडमेंट है इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो एडिशनल अमेंडमेंट जो है स्पेशली जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए। अब कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट हुए हैं? तो 4 चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला सप्लाई, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई चैप्टर से। तो सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट बुक है और मैंने क्या किया है, ये जो जनवरी 25 के जो लिए जो रिलेवेंट अमेंडमेंट थे उसी के जो पेजेस थे वो यहाँ पर रखे हैं मैंने। तो आपको यहाँ खाली एडिशनल अमेंडमेंट दिखेंगे जो जनवरी 25 के लिए हुए थे। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो एग्जैक्टली क्या क्या एडिशनल अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है उस बुक में ये अमेंडेड है, ठीक है। इश्यू 1, उसमें एक इश्यू 1 है, इश्यू 2, फिर इश्यू 3, फिर इश्यू 4 और इश्यू 5। बस ये 5 इश्यू इस पॉइंट के जो हैं उसमें अमेंडमेंट है या क्लैरिफिकेशन है। और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट दिया ये हम ऑलरेडी जो प्रीसीडिंग अटेम्प्ट था सितंबर 24, ये वो अमेंडमेंट है फोर्थ पॉइंट। बस तो यहाँ पर खाली 5 इश्यू पर बात करी गई है जो एडिशनल अमेंडमेंट है। अंडरस्टूड? और देखो मैंने क्या करा है, इन सबका समरी बना दिया है। ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड इशू, ये थर्ड इशू, ये थर्ड इशू के अंदर सब पॉइंट्स हैं, फिर ये फोर्थ इशू और ये फिफ्थ इशू, और हमारा सप्लाई के अमेंडमेंट्स खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सप्लाई के लिए अमेंडमेंट क्या क्या हुआ है, तो टोटल 5 अमेंडमेंट है, 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट एक उसके 5 रिलेटेड इश्यूज हैं, उस पर अमेंडमेंट हुआ है। तो देखो क्या होता है बेटा, जब कोई बंदा अगर मान लो किसी को गुड्स सेल कर रहा है एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, अब मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई भी हो, रिटेलर हो, कोई भी बंदा हो, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी बंदा हो, जब वो गुड्स बेचता है कस्टमर को, तो कस्टमर को गुड्स बेचते टाइम क्या वो वारंटी प्रोवाइड करता है? 2 टाइप की वारंटी होती है, एक स्टैंडर्ड वारंटी और एक एक्सटेंडेड वारंटी। हम थोड़ी देर में एक्सटेंडेड वारंटी और इन सब पर भी बात करेंगे, बट फिलहाल आप समझ के चलो वारंटी दिया है, स्टैंडर्ड हो या एक्सटेंडेड कोई भी हो, ठीक है। तो गुड्स बेचते टाइम वो स्टैंडर्ड वारंटी तो हर कोई देता है कि ये जो मान लो आईपैड खरीदा है 1 साल का वारंटी है। अगर आप एडिशनल मान लो 10,000 रुपए पे करते हो, 20,000 पे करते हो, तो हम और 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी देंगे। मतलब स्टैंडर्ड वारंटी 1 साल और एक्सटेंडेड और 2 साल, मतलब टोटल वारंटी हो जाएगा 3 साल। तो देखो गुड्स बेचते के टाइम ये लोग क्या करते हैं, वारंटी प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये लोग वारंटी प्रोवाइड करते हैं तो मेरे को बोला गुड्स प्लस वारंटी की जनरली हर किसी में होता है। और आप भी देखो एज अ कस्टमर किसी को पूछते हो कि ये जो गुड्स हैं ये कब तक टिकेगा या फिर इसमें वारंटी क्या है, हर कोई एक कस्टमर पूछना चाहेगा, स्पेशली जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं, कुछ ऐसी स्पेशल चीजें खरीदता है। तो मेरे को बोलना गुड्स के साथ हमेशा वारंटी प्रोवाइड करी जाती है। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? हाँ जी, ये नेचुरली बंडल्ड है। और ये नेचुरली बंडल्ड है एंड ये ऑर्डिनरी कोर्स में एक दूसरे के साथ में सप्लाई करे जाते हैं। इट इज सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। 2 और मोर सप्लाई है और वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। आप मेनली गए क्यों थे? गुड्स खरीदने। तो क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है? यस। और ये जो ट्रांजेक्शन ये बनता है कॉम्पोजिट सप्लाई। और आपको याद हो एज पर सेक्शन 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, कंपोजिट सप्लाई को हम क्या ट्रीट करते हैं? सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। हेंस ये जो ट्रांजेक्शन है गुड्स प्लस वारंटी, गुड्स प्लस वारंटी, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? सप्लाई ऑफ द गुड्स, सप्लाई ऑफ द गुड्स। और क्या ये दोनों, ये जो वारंटी के लिए जो अगर इन केस एडिशनल चार्जेस लिए भी हैं, जैसे एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एडिशनल चार्जेस लेते हैं, तो मेरे को बोलना क्या इन सब पर जीएसटी ऑलरेडी पेड है? हाँ जी, जीएसटी ऑलरेडी पेड है। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो गुड्स प्लस वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सेल, जब सेल किया था उस टाइम पर मेरे को बोलना ये कंपोजिट सप्लाई बनता है। प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। और आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। अब इशू नंबर 1, अब आपका वारंटी पीरियड था लेट्स से 1 ईयर या 2 ईयर्स।
अब इस ड्यूरिंग द दिस वारंटी पीरियड, मैं वारंटी बोलूँ तो आप दोनों समझना, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड दोनों। अब ये जो वारंटी पीरियड है, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, कस्टमर को पार्ट्स रिप्लेस करके दे रहा है या तो रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, दो में से कुछ एक काम कर रहा है। या तो कोई पार्ट खराब है वो रिप्लेस करके देगा, या तो रिपेयरिंग करके देगा। तो मेरे को बोलना मैन्युफैक्चरर कस्टमर को दो सर्विस दे रहा है, ये गुड्स दे रहा है और दूसरा बोलो रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है, दो काम करके दे रहा है ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। अब उसमें दो पॉसिबिलिटी है, ये जो काम करके दे रहा है ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, उसमें हो सकता है उसके लिए कोई एडिशनल कंसिडरेशन नहीं लिया और हो सकता है एडिशनल कंसिडरेशन लिया। अब ये डाउट था कि इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, अगर इन केस एडिशनल कंसिडरेशन लिया ही नहीं है तो जीएसटी आएगा ही नहीं। इफ नो एडिशनल कंसिडरेशन इज चार्ज, नो जीएसटी इज पेड। ये एक क्लैरिफिकेशन है जो दिया गया है बाय सीबीआईसी, ठीक है। ये फर्स्ट इशू था कि जब मैन्युफैक्चरर या तो डिस्ट्रीब्यूटर, दो पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड इशू सिमिलर है, खाली फर्क क्या है, यहाँ जो इंस्टीट्यूट की बुक में जो दो इशू दिए हैं, इशू नंबर 1 और इशू नंबर 2, इशू नंबर 2 यही नीचे है, ये वाला। तो अगर आप ये पढ़ोगे आपको समझेगा फर्क क्या है। एक में वारंटी पीरियड में रिप्लेसमेंट कौन करके दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर ले रहा है, क्या कुछ भी खराब होगा कंपनी जो है जिससे मैन्युफैक्चर करा है वो रिप्लेस करके देगा या रिपेयरिंग सर्विस देगा, ठीक है। हम बहुत बारी देखो ना, कोई प्रोडक्ट जो होता है किसी को देते हैं रिटेलर को, तो बोलेगा कंपनी को भेजा है वो रिपेयरिंग करके देगा, मतलब मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। या तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको रिपेयरिंग की सर्विस देगा, ठीक है। तो अब ये जो भी है पार्ट रिप्लेस करना है या रिपेयरिंग सर्विस, अगर उसके लिए कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया ही नहीं है तो बोलो जीएसटी आएगा ही नहीं। और एक्चुअली एडिशनल कंसिडरेशन है, मेरे को बोलना बहुत बारी क्या होता है, ये लोग वारंटी जो है इसके लिए पैसा जो है इसी के साथ गुड्स बेचने के साथ ही रिकवर कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है मान लो 100 में से 10 केसेस में हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बाकी 90 केसेस तो हमारा प्रॉफिट ही बनेगा। तो जो भी है मेरे को बोलना, क्या ये लोग जनरली कुछ भी जिंदगी में फ्री में नहीं मिलता, मेरे को बोलो वारंटी का पैसा भी इसके साथ इनबिल्ट ही होता है। हाँ, एक्सटेंडेड वारंटी पेड बेसिस पर होती है। तो बोलो जब ये ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड जब ये लोग रिप्लेस करते हैं तो रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं, एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। अब एडिशनल क्या चार्ज करेंगे, ऑलरेडी चार्ज कर दिया था, बोलो जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आपका वारंटी पीरियड तो है लेकिन इसमें पार्ट इंक्लूडेड नहीं था, ऐसा कुछ है। और मान लो किसी रीजन से लोग कोई एडिशनल कंसिडरेशन मांग रहे हैं, तो क्या उस एडिशनल कंसिडरेशन पर जीएसटी पेबल है? यस। तो ये दो क्लैरिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो सेम पॉइंट लिखे मैंने, ठीक है। क्लियर है, ये चेक कर लो आप। बोलो मैन्युफैक्चरर कस्टमर को पार्ट रिप्लेस करके दे रहा है या रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कस्टमर को पार्ट रिप्लेस करके दे रहा है या तो रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। अगर दोनों ही जन कोई एडिशनल पैसा नहीं मांग रहे, मे भी हो सकता है बिकॉज ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पर मांग लिया हो, तो बोलो फिर तो एट प्रेजेंट सप्लाई है नहीं, जीएसटी देना ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ओरिजिनल के टाइम पर मांग लिया था। अब आगे दूसरा पॉसिबिलिटी, एडिशनल कंसिडरेशन अगर चार्ज कर रहे हैं, अगर इन केस मान लो जैसे वो कहते हैं कि हमने ये पार्ट जो था ये वारंटी में कवर्ड नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है वो कहेगा ये पार्ट कवर्ड नहीं था, ये पर्टिकुलर पार्ट ही कवर्ड था। तो मेरे को बोलना इन केस ऐसा कुछ होता है वो एडिशनल कंसिडरेशन मांग रहा है तो जीएसटी पेबल। बोलो आपको पॉइंट 1 और 2 क्लियर है। अब आगे बात करते हैं तीसरा इश्यू। अब तीसरा इश्यू जो है वो क्या है, तो सुनना। देखो पहला और दूसरे में क्या था, जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग क्या करते हैं, पार्ट और रिपेयरिंग सर्विस देते हैं। अब थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर इसने कस्टमर को कोई पार्ट रिप्लेस करके दिया, पार्ट गुड्स की बात चल रही है, गुड्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, कस्टमर को कोई गुड्स रिप्लेस करके दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये गुड्स किधर से आए, तो चार पॉसिबिलिटी इसके अंदर। तो पहला पॉसिबिलिटी देखो, ये जो ग्रीन से लिखा है वो एक पॉसिबिलिटी, ये दूसरा, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ, अंडरस्टूड। तो ये चार पॉसिबिलिटी हैं यहां पर। कब, जब डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को रिप्लेस करके देता है ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्या था, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो खुद से ही पार्ट रिप्लेस करके देते हैं, रिपेयरिंग सर्विस देते हैं। लेकिन अब थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को रिप्लेसमेंट करके दे रहा है, गुड्स बेच रहा है, पार्ट दे रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद के पैसे से कुछ नहीं कर रहा, खुद का कुछ नहीं है इसमें। वो कहता है ये जो है ये मैन्युफैक्चरर जो है उसके बिहाफ पर मैं कर रहा हूं। अब देखो, अब पॉसिबिलिटी नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास ये गुड्स आए किधर से, तो हो सकता है उसने अपना स्टॉक यूज किया हो, या फिर बोलो उसने थर्ड पार्टी से कहीं से ये पार्ट खरीदा हो और बाद में रिप्लेसमेंट दिया हो। तो देखो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को बोला कि ठीक है मैं ये पार्ट रिप्लेस करके देता हूं आपको, और इसने क्या करा, थर्ड पार्टी से, मैन्युफैक्चरर से नहीं, थर्ड पार्टी से
ये गुड्स परचेज किए, परचेज थर्ड पार्टी सेल कर रहा है, ये परचेज कर रहा है, ठीक है, जिस पर डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा दे दिया होगा और उस पर जो भी जीएसटी बनता होगा वो पे कर दिया होगा, इसका परचेज है डिस्ट्रीब्यूटर का, इनवर्ड है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, उसके बाद उसने रिप्लेस तो कर दिया कहीं से खरीद के, या अपने पास जो स्टॉक एग्जिस्टिंग था उसमें से, उसके बाद उसने मैन्युफैक्चरर को कॉल करा और बोला भाई मैंने तेरे बिहाफ पर पार्ट दिया था, तू मेरे को पैसे दे, क्योंकि मैं जो है ये गुड्स कहीं से खरीदा है मैंने थर्ड पार्टी से और मैं उसको पेमेंट कर चुका हूं, तो अब प्लीज मैन्युफैक्चरर भाई साहब आप जो है आप मेरे को पैसा दे दो, अंडरस्टूड। तो मेरे को बोलना इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कौन दे रहा है, मैन्युफैक्चरर पैसा देगा, किस बात का, पार्ट सप्लाई करने का, लेकिन पार्ट्स तो इसको मिला ही नहीं है भाई, पार्ट्स इसने मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर कस्टमर को दे दिया, वरना क्या होता, मैन्युफैक्चरर कस्टमर को देता, इसे मैन्युफैक्चरर को बोला तू रहने दे मैं दे देता हूं, अंडरस्टूड। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा। तो देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने कस्टमर को पार्ट रिप्लेस करके दे दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहां से आया, तो इसने क्या करा, खुद का स्टॉक या थर्ड पार्टी से परचेज किया। बोलो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अब मैन्युफैक्चरर जो है उसके पास से पैसा लेगा कि मैंने तेरे बिहाफ पर खरीदा है और खरीद कर रिप्लेस किया है, तू पैसा दे, मैंने तेरे बिहाफ पर पैसा दिया था। आई होप आपको ये क्लियर है। बोलो क्या इस पर जीएसटी आएगा, यस, ठीक है। अब दो सवाल आपके जहन में आएंगे सर, कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसने थर्ड पार्टी से जब परचेज किया, इसने पेमेंट करा, क्या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेज है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर इसका आईटीसी ले सकता है, यस, डिस्ट्रीब्यूटर का वो परचेज वो आईटीसी क्लेम करेगा, और जब ये डिस्ट्रीब्यूटर इसका पार्ट जो ये है इसका टैक्स इनवॉइस रेज करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर का आउटवर्ड है, इस पर इसको टैक्स पे करना है, और मैन्युफैक्चरर के लिए इनवर्ड है, क्या मैन्युफैक्चरर भी इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, यस। जो मैंने भी आईटीसी के चक्कर बोले ना, ये सब ये वापस रिपीट होगा, मैं आपको दिखाता हूं आईटीसी में, आईटीसी में सेम चीजें वापस लिखी हैं, बट वो उसमें एडिशनल बात क्या है, ये सब उधर लिखा है, एडिशनल बात है आईटीसी, तो मैं साथ साथ वो भी बोले जा रहा हूँ, फिर वो हमारे लिए रिविजन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो पहला पॉसिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर या तो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं या तो रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए एडिशनल पैसा नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल या एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया था, कोई जीएसटी का सवाल नहीं आता। लेकिन अगर कोई पार्ट मान लो जो कवर्ड नहीं था और बाद में एडिशनल कंसिडरेशन बोल रहे हैं कि रिपेयरिंग करके देंगे, रिपेयरिंग फ्री था वारंटी में, पार्ट का पैसा लगेगा, बहुत बार ऐसा होता है, तो बोलो अगर किसी चीज के लिए पैसा करें तो उस पर जीएसटी पे है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। अब डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को देता है पहला पॉसिबिलिटी, उसके खुद के पास स्टॉक नहीं है, उसके खुद के पास स्टॉक पड़ा है, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर दे रहा है, उसके खुद के पास स्टॉक है तो परचेज कर रहा है, तो मेरे को बोलना अगर परचेज कर रहा है तो खुद के पास पड़ा है, तो बोलना उस केस में जो परचेज किया उसका आईटीसी मिल जाएगा, स्टॉक का आईटीसी ऑलरेडी ले चुका होगा। अब बोलो बातें क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को बोलेगा तू पैसा दे, मैंने तेरे बिहाफ पर दिया था, तो उस पर बोलो उस पर जीएसटी आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसने जो परचेज किया उस पर आईटीसी क्लेम करेगा, मैन्युफैक्चरर का आईटीसी क्लेम कर सकता है, अंडरस्टूड। अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी, अब इसी में डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को रिप्लेस करके दे रहा है, दूसरा पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स आएगा किधर से, तो ये कह रहा है सर मैं जो कस्टमर को दे रहा हूं वो तो आपके बिहाफ पर दे रहा हूं। आप गौर करना यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ बोलो मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर दे रहा है, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी खुद का स्टॉक है तो परचेज करके, दूसरा पॉसिबिलिटी वो कहता है मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास, मैं क्यों खरीदूं किसी के पास से, आप एक काम करो, आप मेरे को ये गुड्स भिजवा देना और मैं ये पार्ट कस्टमर को दे दूंगा। जब कस्टमर इंक्वायरी करने आएगा हम उसको क्या बोलेंगे कि देख भाई मैन्युफैक्चरर जो है वो पार्ट कुछ दिनों में भेजेगा और हम तो खाली पार्ट रिप्लेस करना है, 2 मिनट का काम है, हम रिप्लेस करके दे देंगे, अंडरस्टूड। तो मेरे को बोला डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस रिक्वेजिशन रिक्वायरमेंट टू द मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर फॉर पार्ट्स टू बी रिप्लेस, तो मैन्युफैक्चरर को इसने रिक्वेजिशन दिया कि भाई पार्ट भिजवा दो, बोलो मैन्युफैक्चरर पार्ट भिजवाएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से उसके लिए पैसे लेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली मैन्युफैक्चरर किसको फ्री में देना चाहता है, कस्टमर को, ठीक है। अगर कंसिडरेशन है फिर तो जीएसटी आएगा, फिर तो मगजमारी नहीं, लेकिन बोलो विदाउट कंसिडरेशन दे रहे पार्ट, क्यों दे रहा है, तो देखो मैन्युफैक्चरर इसको पार्ट देगा और ये पार्ट कस्टमर को रिप्लेस कर देगा, अंडरस्टूड। इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है, अंडरस्टूड। बोलो नो कंसिडरेशन नो जीएसटी, क्लियर है ये, ठीक है। और आप देखो यहाँ नो कंसिडरेशन क्यों होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बारी वारंटी के टाइम पर जो है ओरिजिनल टाइम पर पैसा ले चुके हैं, इस वजह से देखो ये लोग विदाउट कंसिडरेशन ही पार्ट रिप्लेस करते हैं, जो पॉइंट नंबर 1 था, अंडरस्टूड। कुछ समझा आपको, ठीक है। तो देखो पहला पॉसिबिलिटी मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, दूसरा पॉसिबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। तीसरा पॉसिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। पॉइंट नंबर 2 और 3 में फर्क क्या है? पॉइंट नंबर 2 जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद से कर रहा है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 बोलो, इसमें वारंटी मैन्युफैक्चरर ने दी और मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर पार्ट रिप्लेस किया। अब इसमें 4 पॉसिबिलिटी। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर परचेज कर रहा है तो उसका खुद का स्टॉक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से मंगवा कर दे रहा है। क्लियर है ये? अब आगे थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो रिप्लेस तो कर देता है पार्ट कस्टमर को, लेकिन कहां से? तो क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरर, अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब हुआ क्या, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पार्ट सेल किया था। मान लो डिस्ट्रीब्यूटर, हो सकता है बहुत बारी कस्टमर जो है उसका वारंटी खत्म हो गया है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो कहता है सर मेरा पार्ट खराब हो गया है, आप मेरे को ये पार्ट रिप्लेस करके दोगे क्या? होता है, जैसे रिस्ट वॉच है, कुछ है, वारंटी पीरियड में नहीं है, तो बोलो कस्टमर को ये लोग पार्ट रिप्लेस करके देते हैं, लेकिन ये लोग करते क्या है, तो कंपनी से पार्ट्स खरीदते रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने पार्ट्स सेल किया था फॉर कंसिडरेशन। मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी टैक्स इनवॉइस रेज किया था और बोलो इस पर जीएसटी जो है कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया था। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसका स्टॉक पड़ा है, उस स्टॉक में से डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस कर देता है कस्टमर को। अंडरस्टूड? कस्टमर को डेफिनेटली बेच के मान लो पैसा लिया, जो भी है, वारंटी पीरियड में है नहीं है वो इग्नोर कर दो, वारंटी पीरियड में तो फ्री में दिया रहेगा, वरना बोलो मेरे को बोलना क्या करा रहेगा, कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया रहेगा अगर वारंटी पीरियड में नहीं है तो बोलो पार्ट रिप्लेस तो कर दिया, किसके बिहाफ पर? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर। तो अब ये बंदा क्या करेगा, ये बोलेगा सर देखो मैंने आपसे 1000 यूनिट खरीदे थे और वो 1000 में से मैंने कुछ मान लो 100 लोगों को रिप्लेस करके दिया, तो मेरे पास तो 900 बचे, तो प्लीज मेरे को 100 यूनिट जो है वो आप दे दो, या तो फिर 100 यूनिट का पैसा दे दो। तो अब बोलो मैन्युफैक्चरर, दो पॉसिबिलिटी, वो क्या कर सकता है, 100 यूनिट भिजवा देगा, पॉसिबिलिटी नंबर 4, या तो बोलो 100 यूनिट का पैसा दे देगा। अब मैन्युफैक्चरर के एंगल से सोचो, अगर किसी को पैसा देना बाकी है तो क्या इश्यू करेगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। और पैसा लेना है तो क्या इश्यू करेगा? डेबिट नोट। बट या तो पैसा देना है, क्यों देना है? क्योंकि इससे 1000 खरीदे थे, लेकिन मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर देने की वजह से इसके पास 900 बचे। कुछ समझ में आया? तो 100 यूनिट जो इसको दे दिए ना, वो तो बोलो मैन्युफैक्चरर ने बोला आप दे दो फिर हम भिजवा देंगे, अब भिजवा नहीं रहा है लेकिन पैसे दे रहा है, तो बोलो इस वजह से क्या इश्यू करेगा? क्रेडिट नोट। कुछ समझ में आया तुमको? पैसा दे रहा है, तो मेरे को बोला क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट क्या करते हो आप? मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने आउटपुट टैक्स में से उसको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस, आउटपुट टैक्स में से रिड्यूस। चेक करना जरा ये। और चौथा पॉसिबिलिटी, अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो उसने पार्ट रिप्लेस कर दिया यूजिंग अपना स्टॉक, या आगे वाला ही रिपीट है, अपना स्टॉक जो था वो, लेकिन बोलो अब क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं मेरे को क्रेडिट नोट मत इश्यू करो, मेरे को क्या करना है, मेरे पास तो 900 यूनिट बचे, तुम मेरे को बाकी के 100 जो तुम्हारे बिहाफ पर देते वो दे दो। वो पॉसिबिलिटी नंबर 4 है। तो बोलो डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्ट दिया, वारंटी पीरियड में नो कंसिडरेशन है, कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे बोलो मैन्युफैक्चरर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को वो गुड्स जो है विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है। क्यों? समझ में आया? स्टॉक रिप्लेनिश कर रहा है, वापस 1000 पहुंचा के दे रहा है। मेरे को बोलना क्या इश्यू करता है? डिलीवरी चला, जीएसटी नहीं आता, सप्लाई नहीं है तो क्या? अंडरस्टूड? ये कैसा हो गया, आप अभी दे दो मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा। तो इन शॉर्ट बोलो मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर ही पहुंच गया। इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटर का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ समझ में आया ये? तो हमारी ये तीसरी पॉसिबिलिटी थी। बोलो पहला पॉसिबिलिटी क्या था? मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब इसमें 4 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी बोलो क्या होगा इस केस में? पहला, डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्टॉक यूज करेगा या तो कहीं और से परचेज करेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी बोलो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या करेगा, कहीं से परचेज नहीं करता, वो कहता है मैन्युफैक्चरर को आप भेजो फिर मैं दे देगा। अब अगर इन केस ऐसा हो गया कि मान लो पहले खरीदा था, उस स्टॉक में से अगर यूज करके दे रहा है, तो आगे 2 पॉसिबिलिटी, वो उसको बोलेगा मेरा पैसा दो या तो बोलेगा मेरा गुड्स दो। अंडरस्टूड? पॉसिबिलिटी 3 4। आई होप आपको ये 4 पॉसिबिलिटी समझ में आई होगी। और नेक्स्ट देखना, अगर कभी ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कस्टमर को रिपेयरिंग करके दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, और बाद में क्या करता है, कस्टमर को कहता है हाँ रिपेयरिंग तो फ्री है, लेकिन बाद में कंपनी को बोल देता है कि भाई कंपनी वाले मैन्युफैक्चरर आप इसका पैसा दो, उसका टैक्स इनवॉइस रेज करता है, बोलो उस पर जीएसटी आएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, पॉइंट नंबर 3 जो था वो क्या था? पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर पार्ट रिप्लेस कर रहा है। अब बोलो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर क्या कर रहा है? रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है।
तो बोलो रिपेयरिंग सर्विस के लिए उससे पैसा नहीं लेता, नो जीएसटी, लेकिन मैन्युफैक्चरर से पैसा लेगा, टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशू करेगा, जीएसटी पेगा। अंडरस्टूड ये चारों पॉसिबिलिटी। पांचवा मैं बोलता हूँ, बोलो पहला और दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर ये कस्टमर को वारंटी पीरियड में कुछ रिप्लेसमेंट करके देता है, अगर एडिशनल कंसिडरेशन है जीएसटी आएगा, नहीं है जीएसटी नहीं आएगा, याद रहेगा। 1 2 3 और 4 जो है 3 और 4 ये क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। 3 क्या कहता है, पार्ट रिप्लेस करा, 4 क्या कहता है, रिपेयरिंग सर्विसिंग। अब 3 में 4 पॉसिबिलिटी, अंडरस्टूड। और वो 4 पॉसिबिलिटी क्या है, तो 3 में पहला वाला क्या कहता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कस्टमर को पार्ट रिप्लेस कर रहा है कहीं और से खरीद के, और बाद में मैन्युफैक्चरर जो उसको बोलता है कि तू मेरे को इसका पैसा दे। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी, वो पहला पॉसिबिलिटी कहीं और से खरीद के देता है, दूसरा मैन्युफैक्चरर को कहता है तू स्टॉक भेज, मैं बाद में इसको दे देगा। तीसरा खुद का स्टॉक यूज करता है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर से ही खरीदा था, ठीक है। और अब यहाँ तीसरे पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से पैसा मांगता है बाद में, और या तो बोलो चौथी पॉसिबिलिटी मैन्युफैक्चरर से गुड्स मांगता है, अंडरस्टूड। चौथा तो रिपेयरिंग सर्विस है। क्लियर है ये 1 2 3 4 4 पॉसिबिलिटी, और 3 के अंदर भी 4 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 3 के अंदर एबीसीडी। क्लियर है ये। और 5 और आखिरी पॉइंट एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी क्या होता है, मैं आईपैड खरीदने गया, उन्होंने बोला कि 1 साल का डैमेज का मान लो वारंटी कवर्ड है, ऐसा है नहीं पर मान लो है, तो 1 साल का वारंटी कवर्ड है। अब वो कहते हैं कि सर अगर आप इतना एक्स्ट्रा 20,000 25,000 दोगे तो आपका और 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी है, मतलब आपका टोटल वारंटी 3 साल हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी डैमेज हुआ तो रिप्लेस करके देंगे पार्ट। तो मेरे को बोलना एक्सटेंडेड वारंटी। अब 2 पॉसिबिलिटी, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, मैंने मान लो अभी आईपैड खरीदा, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई इन लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, स्टैंडर्ड वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी। स्टैंडर्ड वारंटी 1 साल फ्री वारंटी है, बट वो फ्री कुछ नहीं होता, इन दोनों का पैसा कंबाइंड होता है, ठीक है। और एक्सटेंडेड वारंटी आपको एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा। ये सब कॉम्पोजिट सप्लाई है। बोलो प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई गुड्स, जो मैं स्टार्टिंग में बोल चुका था। और फिर बोलो इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, एनी अदर पर्सन दे रहा है। मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ऑथोराइज डीलर है एप्पल का, ठीक है, मान लो मुंबई में ऑथोराइज डीलर है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैंने आईपैड एप्पल के शोरूम से खरीदा था मुंबई से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है वो मेरे को एक्सटेंडेड वारंटी एनी अदर पर्सन दे रहा है। खाली एक्सटेंडेड वारंटी लेने गया, 2 महीने के बाद मुझे लगा कि मुझे वारंटी चाहिए, और तो बोलो इट्स अ सेपरेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है ये एक्सटेंडेड वारंटी। ये एक्सटेंडेड वारंटी कब मिल रही है, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। अब इफ अगर एट एनी टाइम आफ्टर द ओरिजिनल सप्लाई है, तो बोलो अगेन कोई भी पर्सन हो कस्टमर को दे रहा है, इट्स अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इसके जैसा है, अंडरस्टूड। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट और बोलो सप्लाई सर्विस होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, याद रहेंगे। तो बस ये जो 5 अमेंडमेंट है, क्लैरिफिकेशन है, वो हुए हैं सप्लाई चैप्टर में। मैं आपको दिखा देता हूँ आईसीआई का बुक में, ये देखो अमेंडमेंट बुक में इशू 1, ठीक है, ये इशू 1 है। मैं ये भी शेयर कर दूंगा आपसे, और अगर इनकेस किसी को पढ़ने का मन करे तो जो हाईलाइट किया ना, हाईलाइट बस वो पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो हाईलाइट किए मैंने, देखो, ठीक है। और ये जो था ये तो पुराना अमेंडमेंट है, सितंबर वाला, इग्नोर कर दो, इग्नोर मत करो, मतलब पुराना वाला वीडियो देख लो, ठीक है। तो हमारा ये था किसके रिलेटेड, सप्लाई के रिलेटेड हमारे 5 अमेंडमेंट। अब सुनो आगे बात करते हैं। अब है ना प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई भी तो एक एक अमेंडमेंट, उस पर बाद में बात करेंगे। अब आते हैं हम आईटीसी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आईटीसी। मेरे को बोलना मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, कितने 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे उधर। अब उधर पहला क्वेश्चन क्या था, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, पहला और दूसरा। मैन्युफैक्चरर याद रखना, सप्लाई वाला उसको अच्छे से याद करो, फिर आईटीसी का अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करना वो 4। तो बोलो उधर 5 पॉइंट है, 5वां एक्सटेंडेड वारंटी, वो छोड़ दो, तो उधर मेनली 4 पॉइंट है। पहला वाला, पहला क्या था, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर। क्या करते हैं ये लोग, तो मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स करता है, या ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड पार्ट रिप्लेस करके देता है, जिसके लिए एडिशनल पैसा नहीं लेता है। बोलो वो सप्लाई नहीं था, याद है पहला दूसरा पॉइंट, सप्लाई नहीं था, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, इवन रिपेयरिंग सर्विसेज सप्लाई नहीं था, जीएसटी नहीं आता था। अब दिक्कत क्या अराइज हो गई कि देखो मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचा, गुड्स के साथ वारंटी दी, ठीक है, और उसके बाद वारंटी पीरियड में वो क्या करता है, पार्ट्स रिप्लेस करके दे रहा है, जिस पर वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा, जीएसटी है नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या इसका आईटीसी रिवर्स होना चाहिए, आईटीसी रिवर्सल होनी चाहिए, बिकॉज क्या हम इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रीट करें। तो इधर देखो,
इस पर क्लैरिफिकेशन आया। मैन्युफैक्चरर कस्टमर को रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स करता है ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड फॉर विच नो एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इज इट एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या आईटीसी हैज टू बी रिवर्स। तो इसका क्लैरिफिकेशन आया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है सीबीआईसी ने, देखो वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई ऑफ द गुड्स, जो ओरिजिनल सप्लाई किया था गुड्स का ओरिजिनल, याद है पॉइंट 12, प्रोवाइडेड अलोंग विद द वारंटी, इट इंक्लूड्स लाइकली कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट। मैंने आपको पहले बोला कि कभी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, वो लोग हमेशा अजम्पशन लेते हैं कि भाई इतना इतना कॉस्ट, 100 में से 10 लोग जो है वो उनका पार्ट हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वो अकॉर्डिंगली उसका प्राइस तय करते हैं। तो इट इंक्लूड्स लाइकली कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स, हेंस इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। अंडरस्टूड। जो ओरिजिनल सप्लाई हुआ था ना, तभी पार्ट का भी पैसा मांग लिया था, तो अब ये जो है उसको आप ये मत ट्रीट करो कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। अब मेरे को बोला मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी। आई होप आपको ये पॉइंट दे रहा है। तो एक्चुअली में आप ये सोच रहे हो सर अभी पार्ट्स तो फ्री में दे रहा है, भाई पार्ट्स फ्री में दे रहा है, लेकिन जब ओरिजिनल सेल किया था ना ओरिजिनल, तब गुड्स प्लस वारंटी में पार्ट्स का पैसा कवर कर लिया, कह रहे हैं ये, ठीक है। तो ये रेलेवेंट पॉइंट है, रेलेवेंट लाइन है जो मैंने लिखी है वहां से। अब यहाँ जो है आईटीसी वाला पॉइंट क्या है, तो देखो आईटीसी वाला पॉइंट जो है वो ये है, मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी। मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी, याद रहेगा ये। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट, अंडरस्टूड भाई। सुनो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकेंड। अब है ना वो जो पहला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट वो क्या है, वो जो उधर फर्स्ट सेकंड था उसी का यहाँ आईटीसी का चक्कर है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था, वो नो एडिशनल कंसिडरेशन वाला। अब उधर तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट तो आपको याद हो सप्लाई के चैप्टर में तीसरा अमेंडमेंट था कि डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को रिप्लेस करके दे रहा है पार्ट, और किसके बिहाफ पर, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर। इसके अंदर चार पॉसिबिलिटी देखो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, खुद का स्टॉक यूज करेगा तो थर्ड पार्टी से खरीदेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, वो मैन्युफैक्चरर को बोलेगा तू भेज, फिर मैं आगे भेजता हूँ। फिर तीसरा पॉसिबिलिटी, वो क्या करेगा, पहले मैन्युफैक्चरर से खरीदा था उस स्टॉक में से देगा और मैन्युफैक्चरर को बोलेगा तू मुझे पैसा दे, क्रेडिट नोट इशू कर, और या तो बोलेगा कि तू मुझे पार्ट रिप्लेस कर। अब उन्हीं चारों का आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो बोला ही था। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, जो उधर थर्ड था, उधर का फर्स्ट सेकंड इधर मिक्सअप हो गया, फर्स्ट हो गया, फिर उधर थर्ड, इधर सेकंड। बोलो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को पार्ट रिप्लेस करके दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपना खुद का स्टॉक यूज करा थर्ड पार्टी से खरीदेगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला, देखो वो क्या करेगा, अगर थर्ड पार्टी से परचेज किया है, थर्ड पार्टी उसको सेल कर रही है गुड्स, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा दिया होगा, ठीक है, रुपये में पेमेंट करा। बोलो डिस्ट्रीब्यूटर का ये इनवर्ड है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है? यस। अब मैन्युफैक्चरर को जो पार्ट्स मिला है, बोलो मैन्युफैक्चरर कैन अवेल आईटीसी, यस, इसका भी इनवर्ड है ना। ये कस्टमर को फ्री में दे रहा है, लेकिन बोलो मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं तू मेरे को पैसे देना, तो मैन्युफैक्चरर बोलो उसको पेमेंट कर रहा है, मतलब वो रेसिपिएंट हो जाएगा, अंडरस्टूड। आईटीसी क्लेम कर सकता है। एंड नो रिवर्सल ऑफ द आईटीसी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, इसने थर्ड पार्टी से जब गुड्स खरीदा था, थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी से गुड्स खरीदा, उसने बेचा थर्ड पार्टी ने, बोलो उसने आईटीसी क्लेम किया था। अब बोलो क्या इसके आउटवर्ड पर भी वो टैक्स पे करेगा? यस। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर को रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं है। ये दो एडिशनल बातें हैं आईटीसी के चैप्टर की। फिर बाकी जो ऊपर लिखा है वो सब मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नया नहीं है। जो नीचे लिखा है ना, जो हाईलाइट किया मैंने अभी दो बात, ये बात तो आप अगर जब ये लेक्चर देखोगे, ये रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आप क्या करना बेटा, ये जो सप्लाई और आईटीसी दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ लो, अलग अलग क्यों 8 पेज पढ़ना, 4 पेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो ये याद रहेगा। दूसरा, अब बोलो उसको क्या कहता है कि तू मेरे को पार्ट भेज, फिर मैं इसको भेजता हूँ कस्टमर को। कस्टमर से हम पैसा नहीं लेते, सप्लाई नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब मेरे को बोलना डिस्ट्रीब्यूटर जो है उससे पैसा नहीं लेगा, या हुआ क्या, पार्ट्स भिजवाया और इसने बाद में पार्ट्स रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर ये तो देखो एज एन मान लो लेकर खाली पार्ट रिप्लेस कर रहा है, इसका कोई रोल ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर का, तो इसके एंगल से तुम सोचो ही मत, है ना इधर से पैसा लिया, ना ये मान लो कुछ आईटीसी या कुछ होगा, ये क्या करेगा, डिलीवरी चलान के साथ ये गुड्स भिजवा देगा। लेकिन अब क्वेश्चन है, क्या मैन्युफैक्चरर जो फ्री में पार्ट दिलवा दिया कस्टमर को थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, क्या मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी? आंसर इज नो, बिकॉज रीजन इज फर्स्ट पॉइंट,
है ना। जो ओरिजिनल सप्लाई क्या था, बोलो इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो बोलो नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड। क्लियर है ये? ठीक है, मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल जब सप्लाई करवाया था, बोलो उसी टाइम पर वारंटी के साथ साथ पार्ट्स का भी पैसा मांग लिया था, अभी खाली पार्ट्स अभी सप्लाई किया। अंडरस्टूड? तो बोलो कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? तो देखो इसमें पहला हो गया ये यूजेस ओन स्टॉक, फिर दूसरा ये हो गया। अब तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या करता है, कस्टमर को पार्ट दे देता है बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब इसके लिए मेरे को बोलना, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, पार्ट दे दिया था, उसका खुद का स्टॉक यूज करता है जो उसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा था, इसके खुद के पास स्टॉक पड़ा था, वो रिप्लेस कर दिया। अंडरस्टूड? ये आगे वाला ही वापस बोल रहा हूं मैं। अब मैन्युफैक्चरर या तो उसको पैसा देगा या तो मैन्युफैक्चरर उसको गुड्स भेजेगा। ठीक है, तो मेरे को बोलना, अगर मैन्युफैक्चरर उसको पैसा दे रहा है, क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है, तो बोलो ये क्या करेगा, अपना आउटपुट का टैक्स जो उसमें रिडक्शन कर देगा। और आपको याद होगा, अगर हम किसी को डेबिट नोट इश्यू करते हैं तो मेरे को उससे पैसा लेना है, मैं टैक्स पे करेगा, मेरा आउटपुट का टैक्स बढ़ेगा डेबिट नोट से। और सामने वाला बोलो डेबिट नोट है तो सामने वाले का क्या करेगा, उस पर आईटीसी क्लेम करेगा। और क्रेडिट नोट का उल्टा होता है, उसको क्या करना है, रिवर्स करना है आईटीसी। इस बंदे को आईटीसी रिवर्स करनी होती है बिकॉज क्रेडिट नोट है। बोलो क्लियर है ये बात मैंने उधर नहीं बोली थी, बाकी पूरा का पूरा मैंने उधर भी बोला था, ये सेम चीज है आगे। और चौथा बोलो वही क्वेश्चन है, लेकिन बोलो हुआ क्या, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को पार्ट दिया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, कस्टमर को पार्ट देता है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स देता है विदाउट कंसिडरेशन। अंडरस्टूड? इसने 1000 यूनिट परचेज किए थे, 1000 में से 100 दे दिए तो इसके पास 900 बचे। अब मैन्युफैक्चरर को कहता है तो मेरे को 100 यूनिट दे दे, 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट, तो मेरा वापस मैं जिधर था उधर पहुंच जाऊंगा 1000 पर। तो बोलो अब मैन्युफैक्चरर उसको पार्ट दे देता है, पैसा नहीं देता। अंडरस्टूड? बोलो डिलीवरी चलान के थ्रू करेगा इश्यू। बोलो नो रिवर्सल। क्यों नो रिवर्सल? क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को दिया, बट हुआ पहले डिस्ट्रीब्यूटर दे चुका था अपने स्टॉक में से और अब मैन्युफैक्चरर ने बाद में दिया है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो बोलो क्या इधर भी आईटीसी रिवर्स होगी? नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है ये? और लास्ट बोलो, आपको याद हो जो उधर पॉइंट था 4, यहाँ 3 है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा 3 क्यों है, इधर का जो फर्स्ट है उधर का 1 2 है। तो देखो थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिपेयरिंग करके दे रहा है, मेरे को बोलना उससे पैसे लेता, मैन्युफैक्चरर पर इनवॉइस रेज करेगा, क्या मैन्युफैक्चरर उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है? यस। ठीक है, तो ये जो आईटीसी वाले पॉइंट थे ना, ये एडिशनली दिए हैं आईटीसी चैप्टर में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब सुनो, ये सारे अमेंडमेंट जो थे, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट में इशू 1, उसके बाद इधर का इशू 1 मतलब उधर का सप्लाई का 1 2, उसका ही आईटीसी का एंगल यहाँ डिस्कस किया है। फिर उसके बाद इशू 2 मतलब वहां का पॉइंट नंबर 3 जिसमें 4 पॉसिबिलिटी दिख रहा है, एबीसीडी। फिर इशू 3 मतलब वहां का पॉइंट नंबर 4। अब सुनो, अब आईटीसी के चैप्टर में और 2 एडिशनल अमेंडमेंट है, आईटीसी के चैप्टर में और 2 एडिशनल अमेंडमेंट है। एक ये एडिशनल अमेंडमेंट है और इसके अलावा और एक ये अमेंडमेंट है, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर तो इधर देखना, मेरे को बोलना इन केस ऑफ आरसीएम, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखो, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है, जरा आरसीएम याद करना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बंदा रजिस्टर्ड है, ठीक है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 या 9(4) कोई भी सेक्शन हो, और मान लो अगर ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड बंदा टू रजिस्टर्ड, ठीक है, जैसे मान लो जीटी है, अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम लग जाता था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता था। अब इस केस में देखो क्या होगा, ये जो बंदा है ना रेसिपिएंट, क्या ये सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा? सेल्फ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, 31(3)(f) में सेल्फ इनवॉइस रेज करना है। ठीक है, ये सेल्फ इनवॉइस रेज करेगा। अब मेरे को बोलना सेल्फ इनवॉइस तो रेज करा, कौन सी सेक्शन में? 31(3)(f) में। अब सेल्फ इनवॉइस तो रेज कर दिया, लेकिन अब नेक्स्ट दिक्कत क्या है, तो देखो आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो? तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो आपने जब भी इनवॉइस बनाया है उस साल के एंड से, जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है, ठीक है, 1 अप्रैल जो भी ईयर है वहां से लेके 31 मार्च
XXX1 2020 तो 21 वैसा 20-21, तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी एंड से बोलो 30 नवंबर नंबर वन, और नंबर टू बोलो एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट, एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट, विचएवर इज अर्लियर, विचएवर इज अर्लियर, ये अर्लियर निकालो और वो हमारा कट ऑफ डेट बनता था आईटीसी क्लेम करने के लिए। मतलब आपने इस पीरियड में, ये कौन सी सेक्शन थी, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, मैं दो सेक्शन पर बात कर रहा हूं। एक तो बोलो इनवॉइस कब इश्यू करेगा, वो रेसिपिएंट खुद इनवॉइस बना देगा 31(3)(f) में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो, और दूसरा वाला सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है। मेरे को बोलना आपने इस पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी परचेजेस किया है, जितने भी परचेज किए हैं, इसका आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो, इस दिन तक, ठीक है, ये हमारी बात हुई थी। अब इनवॉइस कब तक इश्यू करना है, इनवॉइस कब तक बना देना है, तो गुड्स के केस में अगर मूवमेंट है, नो मूवमेंट, वो सब चेक कर देते अप टू द डेट ऑफ रिमूवल डिलीवरी, और अगर इन केस ऑफ सर्विस है तो सर्विस के केस में आपको कब तक बनाना था, तो अगर बैंक एनबीएफसी तो डेट ऑफ कंप्लीशन से 45 डेज, वरना जनरली बोलो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 दिन में इनवॉइस प्रिपेयर कर देना है, ये जनरल रूल होता है, ठीक है। लेकिन आरसीएम में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक्चुअली टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। ये देखो, ये सेक्शन है 31 टैक्स इनवॉइस, और ये है सब सेक्शन 3, और ये उसका क्लॉज एफ। अब आप क्लॉज एफ एकदम ध्यान से पढ़ के देखो क्या लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको मत पढ़ो, इसको इग्नोर करो, और सेंटेंस पढ़ना, और रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, और रजिस्टर्ड पर्सन जो 9394 में टैक्स पे करेगा, मतलब रेसिपिएंट आरसीएम लग रहा है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड जो है वो टैक्स पे करेगा, वो इश्यू करेगा इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। मतलब शॉर्ट में 9394 वाला आरसीएम लग रहा है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बोलो ये बंदा क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, लेकिन इनवॉइस कब तक बनाना है, तो विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। और आप देखोगे तो यहाँ देखो नंबर 2 लिखा है, गौर से देखो, इसका मतलब नीचे फुटनोट है, और नीचे अगर फुटनोट देखोगे तो ये रिसेंट अमेंडमेंट है, फुटनोट देखो, बाय द फाइनेंस बिल 2024, इसका मतलब, अच्छा अभी तक वो पीरियड अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है, उन्होंने कहा हम बताएंगे, कब बताएंगे पता नहीं, तो मेरे को बोलो जो ये केस है, टैक्स इनवॉइस इश्यू तो खुद ही बनाना है, लेकिन कब तक वो नहीं लिखा, कब तक वो लिखा नहीं है, अंडरस्टूड। आप इवन बोला सर के वो जो है सर्विस के केस में कौन सा वाला पॉइंट था वो 30 डेज डेट ऑफ कंप्लीशन से 30 दिन, वो तो एफसीएम के लिए है। अगर सप्लायर जो है एफसीएम में टैक्स पे करता है, रजिस्टर्ड है वो, एफसीएम में टैक्स पे करता है, तो बोलो सर्विस दे रहा है, डेट ऑफ कंप्लीशन से 30 दिन में इनवॉइस प्रिपेयर करेगा। लेकिन इन केस अगर आरसीएम लग रहा है और रेसिपिएंट को इनवॉइस प्रिपेयर करना है व्हेन ही इज सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, आई होप आपको टैक्स इनवॉइस चैप्टर अच्छे से याद है, तो इस केस में आरसीएम लगेगा, और आरसीएम जब लगेगा तो मेरे को बोलना इनवॉइस कब तक प्रिपेयर करना है, इसका टाइम लिमिट था नहीं। अब नहीं था तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, मान लो ये ईयर 1 है जिसमें परचेज किया है, इनवॉइस अभी नहीं बनाएगा, इनवॉइस जानबूझ के लेट बनाएगा, लेट क्यों मालूम है, और फिर बोलेगा इधर था 30 नवंबर था। इस वजह से रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है, और इन्होंने कहा है कि हम बताएंगे, फिलहाल अभी तक बताया नहीं है, कब बताते हैं लेट्स सी, कि हम बताएंगे उस ड्यूरेशन में इनवॉइस इशू कर देना है। कुछ समझ में आया तुमको, ठीक है, पीरियड बताएंगे। अब तो यहाँ पर अमेंडमेंट बुक में क्या दिया है, तो देखो क्या दिया है, इसमें पढ़ते हैं साथ में, अब ध्यान से पढ़ना। अच्छा, एक तो आपको मैंने क्या बोला 31(3)(f), दूसरा मैंने क्या बोला 16(4). अच्छा, और मेरे को ये भी बता देना, गुड्स का आरसीएम हमारे सिलेबस में नहीं है। सर्विस, मेरे को बोलना सर्विस का जो टाइम ऑफ सप्लाई है, भाई पूरी कहानी आरसीएम की है, आरसीएम सर्विस का आरसीएम बोलो, तो अगर आपको सर्विस का आरसीएम याद हो, नंबर 1 डेट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, नंबर 2 डेट व्हेन पेमेंट इज मेड, एंड नंबर 3 डेट ऑफ इनवॉइस, वहां से 31 डेज ऐड करना है, 31 डेज, विचएवर अर्लियर। अब मेरे को बोलना इसका टाइम ऑफ विचएवर अर्लियर आएगा। अब इस बंदे ने इनवॉइस को प्रिपेयर करा ही नहीं है, तो ये तो इग्नोर ही कर दो, तो क्या करना है, गुड्स और पेमेंट विचएवर अर्लियर, एक्चुअली में विचएवर अर्लियर करना है तीनों में से, लेकिन ये तो है ही नहीं, इनवॉइस ही नहीं बनाया, क्या 31 डेज ऐड करोगे, तो गुड्स और पेमेंट विचएवर अर्लियर। और क्या आप इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो, आंसर इज यस, अंडरस्टूड। अब देखो क्या अमेंडमेंट है, क्या क्लैरिफिकेशन है, तो जिस केस में आरसीएम लगता है उस केस में देखो बढ़ते हैं, इट इज क्लैरिफाइड दैट in case of supplies received from an unregistered supplier,
वेयर द टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट अंडर आरसीएम बेसिस। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट को टैक्स देना है। क्या वो इनवॉइस रेसिपिएंट प्रिपेयर करेगा अंडर 31(3)(f)? यस। अच्छा, द रेलेवेंट पीरियड, relevant financial year for the calculation of time limit for availment of ITC under section 16(4). मैंने अभी बोला इनवॉइस का एंड से 30 नवंबर, वो क्या होगा? तो इट विल बी द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय द रेसिपिएंट। बोलो क्या होगा? इनवॉइस जब इशूड होगा, इनवॉइस उधर से 30 नवंबर होगा, पर इनवॉइस आरसीएम में कब तक देना है उसका टाइम लिमिट अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, सर्विस का एफसीएम का रूल है, वो सर्विस का आरसीएम का अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को बोलना आगे, will be the financial year in which invoice has been issued by the recipient under 31(3)(f), subject to the payment of tax on the said supply by the recipient। ठीक है, मेरे को बोलना जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस प्रिपेयर किया उधर से ईयर एंडिंग 30 नवंबर देखना है आईटीसी लेने के लिए। अब ये क्या कह रहा है? इन केस द रेसिपिएंट इश्यूज इनवॉइस आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर इनवॉइस जो टाइम ऑफ सप्लाई के बाद इश्यू करा तो बोलो उसको साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बस इतना पॉइंट दिया है। तो अगर ये जो बंदा है इनवॉइस, बोलो क्या क्लैरिफिकेशन है? इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड, इज इशूड, इनवॉइस इज इशूड आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, देन बोलो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट करना पड़ेगा। फिर ये इसको बंदे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऑन सच डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इन केस डिलेड इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, तो बोलो उसको पेनल्टी भी लगा देंगे अंडर सेक्शन 122। इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पेनल्टी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 122। कितनी, वो हमारे सिलेबस में नहीं। ये दो चीजें। अब देखो मैं वापस इसको समराइज करके बोलता हूँ। सुनो, एक सप्लायर, एक रेसिपिएंट। सप्लायर कैसा वाला? अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट कैसा वाला? रजिस्टर्ड। मेरे को बोलना इस केस में क्या आरसीएम लग रहा है अंडर सेक्शन 93 वाले? 93 वाले बहुत सारे पॉइंट थे, लॉयर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जीटीए, वो कॉपीराइट वाले सब पॉइंट थे। कोई भी पॉइंट हो, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, सेक्शन 93। मेरे को बोलना रेसिपिएंट को क्या करना है? तो पहला तो सेल्फ इनवॉइस प्रिपेयर करेगा, सेल्फ इनवॉइस अंडर विच सेक्शन 31(3)(f)। कब तक नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात, अब जब भी उसको इनवॉइस प्रिपेयर कर देना चाहिए तो उस पीरियड से ईयर एंडिंग 30 नवंबर तक, मार्च के बाद की नवंबर तक, या एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट, उसको क्या करना है? उसको आईटीसी क्लेम कर लेनी है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये लोग क्या करते हैं? जानबूझ के इनवॉइस लेट बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे को बोलना अब इनको हम टाइम ऑफ सप्लाई तक अगर इसने इनवॉइस नहीं बनाया तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेट पेमेंट पर। बोलो ये बात समझ में आई है? अंडरस्टूड? ठीक है, इनवॉइस उसको प्रिपेयर कर देना है अप टू द टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं करेगा तो बोलो क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है? बस ये क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो अब इधर देखो, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक सप्लाई, एक जो है, देखो नॉर्मल रूल क्या है, देखो मैं एफसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। सप्लायर, मेरे को बोलना सप्लायर क्या करेगा? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से, डीओसी से, एफसीएम जब लगता है एफसीएम, तो बोलो क्या होगा? ये जो पीरियड है, डेट ऑफ कंप्लीशन से 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस प्रिपेयर कर देना है उसको। ठीक है, नहीं करेगा तो 122 का पेनल्टी लगा देंगे। और इनवॉइस जो प्रिपेयर किया ना, वो फाइनेंशियल ईयर एंड से वो आईटीसी क्लेम कर सकता है अप टू 30 नवंबर। क्लियर है ये? अब आरसीएम अगर है, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, तो इनवॉइस कब तक प्रिपेयर करना है ये अभी भी पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसको टाइम ऑफ सप्लाई तक, उस सर्विस का जो आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन तक इनवॉइस प्रिपेयर नहीं किया तो इंटरेस्ट लगाएंगे और पेनल्टी लगाएंगे। बस इतना पॉइंट है। क्लियर है ये? अब आगे नेक्स्ट, तो हमारा इसी के साथ देखो ये सेकंड अमेंडमेंट है ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन है। अभी क्लैरिफिकेशन क्या है सुनो, मेरे को बोलना अगर आपको आईटीसी के चैप्टर में याद हो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या लिखा था वहां पर? गुड्स और सर्विसेज अगर आप खरीदते हो एंड विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आईटीसी वाज ब्लॉक्ड। गुड्स और सर्विस, रेती सीमेंट खरीदा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आईटीसी ब्लॉक्ड थी गुड्स और सर्विस का।
और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी? लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर्स, पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो इन सब का लिए ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो गुड्स और सर्विस खरीदा ना, इसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विस का आईटीसी ब्लॉक्ड है, ठीक है। और अदरवाइज प्लांट एंड मशीनरी जो उसका आईटीसी मिलता है। अब देखो हुआ क्या कि जो डक्ट्स होते हैं और मैनहोल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा यूज इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ठीक है। तो जो जैसे रिलायंस है वो क्या कर रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल लगवा रहा है। तो जो फाइबर केबल है वो एक वायर होगा, और देखो ऐसे कुछ वो पाइप्स लगाए जाते हैं, पाइप्स रखे जाते हैं जमीन के अंदर, और ये वायर जो है आपको बाद में आपको इंटरनेट प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। तो ये वायर जो है ये एक, मेरे को बोलना, ये डक और मैनहोल्स हैं, ये मैनहोल्स और ये डक्स हैं। इसके अंदर बोलो ये जमीन के अंदर आपने देखा हो रोड के साइड पर ये लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये था क्या ये इसको भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करें, और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो गुड्स और सर्विस यूज हुए हैं क्या उसका आईटीसी ब्लॉक कर दें? तो देखो क्या लिखा गया है, डक्स एंड मैनहोल्स यूज इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। इस केस में बोलो आईटीसी अनब्लॉक्ड है, आईटीसी अलाउड है। क्लियर है ये? They are neither in the nature of the land building civil structure nor in the nature of telecommunication towers or a pipeline, ठीक है। हाँ, ये यूज होता है, ये यूज होता है, इसका कंपनी यूज करती है, उसका आउटवर्ड सप्लाई टेलीकॉम हो सकता है, अंडरस्टूड। लेकिन डक्स और मैनहोल्स बनाए जाते हैं वो वायरिंग करने के लिए, बोलो उस पर आईटीसी मिलेगा। तो हमारे दो अमेंडमेंट हो चुके हैं, सप्लाई के चैप्टर के और आईटीसी के चैप्टर के। अब देखो, अब दो छोटे छोटे अमेंडमेंट बचे हैं, एक टाइम ऑफ सप्लाई और एक प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस याद है? चलो मैं याद दिला देता हूँ, ठीक है। तो देखो, आप टाइम ऑफ सप्लाई का अमेंडमेंट पढ़ो, उसके पहले आप पढ़ना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है, फिर उस केस में इनवॉइस कब तक रेज करना, और फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई पर बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे को बोलना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस वर्सेस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। बोलो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस जो है उसका इनवॉइस कब तक बनाना है? तो अंडर सेक्शन 31(5) लिखा है, ठीक है। इनवॉइस कब तक प्रिपेयर करना है वो लिखा है अंडर सेक्शन 31(5). पहले तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होती क्या है? अगर सर्विस का पीरियड है मोर देन 3 मंथ प्लस पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, आई होप आपको याद आया होगा, तो बोलो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में दो पॉसिबिलिटी है। इफ द पेमेंट जो है, पेमेंट इफ इट इज लिंक्ड टू इवेंट, याद है आपको ये कंस्ट्रक्शन वाले मैंने एग्जांपल दिए थे, इफ पेमेंट इज लिंक्ड टू इवेंट एंड पेमेंट इज नॉट लिंक्ड टू इवेंट, ठीक है। तो पेमेंट, मैंने यहाँ पर आपको शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन का एग्जांपल दिया था इस केस में, शायद किसी को याद हो, और यहाँ पर जो है अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये जो है पेमेंट लिंक्ड टू इवेंट, यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन वाला दिया था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कैसे पेमेंट लिंक्ड होती है इवेंट से, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच इवेंट पैसा देना है। तो जिस देखो, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और बिल्डर कहता है कि फर्स्ट फ्लोर बनने के बाद इतना देना, थर्ड फ्लोर बनने के बाद इतना देना, फिफ्थ फ्लोर बनने के बाद इतना पैसा देना, तो बोलो इनवॉइस बिल्डर कब बनाएगा? आपको देगा इनवॉइस अप टू द कंप्लीशन ऑफ ईच इवेंट। फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा, वो इनवॉइस भेज देगा कि इतना पैसा प्लस जीएसटी दे दो। फिर थर्ड फ्लोर बन जाएगा तो इनवॉइस भेज देगा, अंडरस्टूड। और अगर पेमेंट इवेंट से लिंक्ड नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कोई और सर्विस है, जैसे कोई एक्टर है उसका मेकअप आर्टिस्ट है, वो हर महीने 1-1 लाख रुपए लेता है, ठीक है, हर महीने। 1 साल का मान लो पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, उसके लिए अल्लू अर्जुन जो है उसका मेकअप के लिए एक मेकअप आर्टिस्ट सर्विस दे रहा है, तो बोलो पेमेंट इज नॉट लिंक्ड टू इवेंट। तो इस केस में आप चेक करना क्या ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है या नहीं लिखी। अगर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है कि हर महीने की 5 तारीख को पैसे दे देंगे, तो इनवॉइस प्रिपेयर करना, इनवॉइस अप टू द ड्यू डेट, और अदरवाइज बोलो इनवॉइस अप टू द रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट। आई होप आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस याद आ गया होगा। देखो, तो दो चीजें हो गई हमारी बात करके। पहला बोलो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस ये क्या होती है, तो बोलो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है? अगर सर्विस मोर देन 3 मंथ्स है प्लस बोलो पीरियड जो है उसका इन पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में, तो ठीक है। फिर उसके बाद इनवॉइस कब तक बनाना है? तो दो पॉसिबिलिटी, क्या चेक करो क्या पेमेंट लिंक्ड टू इवेंट है या नहीं। अगर लिंक्ड टू इवेंट है तो इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड अप टू द डेट ऑफ इवेंट, वरना बोलो फिर ड्यू डेट पर बेस करेगा। ड्यू डेट अगर लिखी है कॉन्ट्रैक्ट में तो अप टू द डेट ऑफ ड्यू डेट इनवॉइस प्रिपेयर करना है, वरना एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक बनाना है। अब टाइम ऑफ सप्लाई बोलो इन केस ऑफ सर्विस का एफसीएम, तो उसमें आता था, आप चेक कर देते इनवॉइस, क्या इनवॉइस इशूड है, क्या इनवॉइस इशूड है विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड।
टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको याद हो तो उस केस में बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, तो मेरे को बोलो। आप चेक कर देते इनवॉइस, क्या इनवॉइस इश्यूड है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। मैं बोलता हूं इधर देखो, आपको शायद याद ना हो, देखो हम चेक कर देते इनवॉइस, एफसीएम बोल रहा हूं, सर्विस का एफसीएम। इनवॉइस कब तक इशूड है, क्या इनवॉइस इशूड है स्पेसिफाइड टाइम में, और जनरली स्पेसिफाइड टाइम क्या होता है, विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। अगर इशूड है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर, ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई था। याद आया कुछ? एंड इनवॉइस अगर नॉट इशूड, इट इज नॉट इशूड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब इनवॉइस इज इशूड आफ्टर 30 days, तो होता था डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर। तो स्पेसिफाइड में इशू पीरियड में इशू हुआ या नहीं? अब है ना, अब हमारी सर्विस नॉर्मल नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो बोलो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इनवॉइस क्या होगा और नॉट स्पेसिफाइड क्या बन जाएगा। तो आपको चेक करना है पेमेंट लिंक्ड टू इवेंट है या नहीं। पेमेंट लिंक्ड टू इवेंट है तो इनवॉइस शैल बी इशूड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, तो हम बोलेंगे स्पेसिफाइड पीरियड है। अगर नहीं किया उस अप टू द डेट ऑफ, वो अप टू द डेट ऑफ इवेंट नहीं किया उसने, इफ अगर पेमेंट लिंक्ड टू इवेंट है तो इनवॉइस शैल बी इशूड अप टू द डेट ऑफ इवेंट। अगर इवेंट तक उससे इनवॉइस इशू कर दिया तो हम बोलेंगे इनवॉइस इज इशूड इन द स्पेसिफाइड पीरियड, नहीं किया तो नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर मेरे को बोलना पेमेंट जो है, पेमेंट वो लिंक्ड नहीं है, तो आपको कब तक करना है, ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो ड्यू डेट तक, नहीं लिखा तो एक्चुअल डेट तक, तो उस दिन तक देखो इनवॉइस इशूड है, तो शॉर्ट में बोलो इनवॉइस स्पेसिफाइड पीरियड तक इशूड है या नहीं वो चेक कर दो। अगर इशूड है तो इनवॉइस और पेमेंट आईपी, और नहीं है तो कंप्लीशन पेमेंट सीपी। याद आया कुछ? ठीक है, तो ये देखो ये होगा हमारा स्पेसिफाइड पीरियड जब तक आपको इनवॉइस इशू करना है, ये चेक करना है। अंडरस्टूड? अब देखो हुआ क्या, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन होते हैं, मान लो एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है गवर्नमेंट ने कि हाईवे कंस्ट्रक्शन करके दो, और बोलो बाद में क्या होगा, क्या एलएनटी वालों को पैसा देगी गवर्नमेंट या जो भी रोड कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ठीक है, नॉर्मली कौन होता है, नहाई होती है, नहाई। ठीक है, जो गवर्नमेंट का ही एक यूनिट है नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पैसा देगा एलएनटी को, एलएनटी कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है। अब देखो ये जो हाईवे कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, ये होते हैं बीओटी सिस्टम पर जनरली। ठीक है, बिल्ड, बनाओ, ऑपरेट करो उसको और ट्रांसफर कर देना, बाद में एंड में हमको दे देना। 30 साल तक ये हाईवे तुम्हारा, आप ऊपर टोल नाका लगाकर पैसे जो है वो कलेक्ट करते रहना, लेकिन हम भी आपको पैसा देंगे कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, बाद में ऑपरेशन मेंटेनेंस वो सब आप देखते रहना। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 50% हम देंगे, बाकी 50% आप टोल नाका लगा के रिकवर कर देना, ऐसे कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो देखो एलएनटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, नहाई के साथ, नहाई वाला पैसा देता है। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे, और सिस्टम क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बना दो उसको, ऑपरेट मेंटेन करना, रिपेयरिंग भी तुमको देखना और बाद में ट्रांसफर कर देना, या फिर डीबीओटी, डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं। कौन पैसे देता है, नहाई वाला। ठीक है, इसको पैसे देते हैं। बोलो क्या सर्विस का पीरियड इज मोर देन 3 months? हाँ जी, कंस्ट्रक्शन को 3 महीने से ज्यादा लगेंगे। और पेमेंट क्या ये लोग इंस्टॉलमेंट में करने वाले हैं? यस। तो क्या ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना था। तो बोलो इस केस में आप क्या देखोगे, क्या पेमेंट जो ये कर रहा है नहाई, क्या इट इज लिंक्ड टू इवेंट है? मतलब क्या इतना हाईवे बना तो इतना पैसा देंगे, इतना हाईवे बना तो इतना पैसा देंगे, तो इसको बोलेंगे इवेंट। 30% हाईवे बना तो हम 30 लाख देंगे, 30 करोड़ देंगे, फिर और 20% बना तो और 20 करोड़ देंगे। कुछ समझ में आया आपको? क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो बोलो इनवॉइस शैल बी मेड अप टू द डेट ऑफ इवेंट। अगर इवेंट तक बना दिया तो बोलो इनवॉइस और पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई, नहीं बनाया तो कंप्लीशन पेमेंट। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी, इनवॉइस अगर मान लो पेमेंट नॉट लिंक्ड टू इवेंट है, वो कहते हैं हर महीने 5-5 करोड़ देंगे, तब चेक करो ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है नहीं। अगर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है और उस दिन तक इनवॉइस इशू कर देता है तो इनवॉइस पेमेंट, नहीं करता तो कंप्लीशन पेमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट समझा रहेगा। बस ये सब यहाँ लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई में। ये जो है ना, ये इन लोगों ने यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये भाषण दिया बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सिस्टम क्या होती है, और जो ग्रीन से हाईलाइट किया ना वो उसकी टैक्सेशन प्रोविजन। अगर आप चाहो तो देखो पढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है और पेमेंट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी मेड आफ्टर अ पीरियड। इस वजह से बोलो क्या वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है? ठीक है, अब वो पीरियड स्पेसिफाइड होगा या तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट के साथ पैसा देगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होगा। और टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंसेशनर। अच्छा, कंसेशनर मतलब हमारे एग्जांपल में एलएनटी। ठीक है, would arise at the time of issue of invoice or at the time of payment whichever earlier।
बोलो ये क्लियर है? इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर कब? इफ द इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट। इन केस इफ अगर वो नहीं करता, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ एप्लीकेबल, इफ द इनवॉइस आर नॉट इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो टाइम पर इशू नहीं कर रहा है तो उस केस में बोलो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच वर अर्लियर। अंडरस्टूड? और यहाँ डेट ऑफ कंप्लीशन क्या लोगे, तो इन लोगों ने क्लैरिफाई किया ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, ठीक है। अब और एक बात यहाँ पर मैं बोलना भूल गया, इसमें और एक बात बोली है कि जो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस है, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस, अगर मान लो ऐसा हो गया कि एल&टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा और नाई वालों ने टाइम पर ये पैसा नहीं दिया, तो क्या नाई वाला इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस ये सब देगा? ठीक है, तो ये क्यों देता है? टॉलरेट करने के लिए। और इसका टाइम ऑफ सप्लाई या इन लोगों ने लिखा है इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू, बट इसका टाइम ऑफ सप्लाई याद रखना, ये टैक्सेबल होता है डेट ऑफ रिसीट के बेसिस पर, जब पैसा आएगा तब टैक्स देना होता है। वो यहाँ लिखा नहीं है अमेंडमेंट बुक में, बट आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ खाली लिखा है कि इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द वैल्यू, क्लियर है ये। और लास्ट अमेंडमेंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो पॉइंट क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का, देखो आपको याद होगा ये मई 24 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है, चेक कर लो ये। देखो क्या अमेंडमेंट था, तो अगर गुड्स सप्लाई करते हो, चेक करो सामने वाला कैसा है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उस केस में मूवमेंट नो मूवमेंट ये सब देखना था। अब लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो एड्रेस देता था वो, एड्रेस अगर वो खुद का दे रहा है रेसिपिएंट तो एलओआर, और नहीं दे रहा है तो एलओएस। मैंने आपको ये सबका लॉजिक भी बोला था, प्लेस ऑफ कंजम्पशन वो सब, ठीक है। और खाली अगर वो स्टेट का नाम बता देगा तो भी चलेगा, याद रहेगा ये हमारा हो गया ऑलरेडी, मई 24 का अमेंडमेंट था। अब अमेंडमेंट क्या है वो सुनो, देखो होता क्या है सुनो, देखो हुआ ऐसा कि एक अमेजोन है, एक मैं हूं योगेश मेहता, और एक है मेहता मोबाइल वाला। अब योगेश मेहता क्या करता है, नंबर 1 अमेजोन पर ऑर्डर बुक करता है, अमेजोन वाला ऑर्डर फॉरवर्ड करता है मेहता मोबाइल को, और मेहता मोबाइल क्या करता है, वो जो है मुझे मोबाइल सप्लाई कर देता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करा, मालूम है, आपने अमेजोन की ऐप पर देखा होगा कि हम लोग पता है वो डिलीवर टू उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो गया, मान लो कि मैं अनरजिस्टर्ड हूं, अनरजिस्टर्ड, मैंने अपना एड्रेस एक्स स्टेट महाराष्ट्र डाल के रखा था, अपना एड्रेस मैं महाराष्ट्र वाला, लेकिन मान लो मेरी मदर जो है, मेरी मम्मी वो तमिलनाडु में रहती है, तो मैंने क्या करा, उसमें डिलीवरी का एड्रेस तमिलनाडु डाला था। अब यहाँ 2 एड्रेस हो गए, और रूल क्या था मालूम है, जो एड्रेस वो बताएगा वो, अब ये बंदा 2 एड्रेस बता रहा है, एक बोल रहा है मेरा एड्रेस मैं महाराष्ट्र वाला, लेकिन मेरी मम्मी को मोबाइल पहुंच जाना चाहिए तमिलनाडु में। अंडरस्टूड? आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। तो बोलो बिलिंग एड्रेस कौन सा है, ये वाला मेरा एड्रेस महाराष्ट्र, और गुड्स डिलीवरी कहां हुए हैं, मम्मी का एड्रेस तमिलनाडु। पूछा गया प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाना चाहिए, और क्लैरिफिकेशन आया गवर्नमेंट की साइड से कि प्लेस ऑफ सप्लाई होगा डिलीवरी एड्रेस, दैट इज वाई स्टेट इस एग्जांपल में। अंडरस्टूड? क्यों ऐसा, बिकॉज कंजम्पशन तमिलनाडु में हो रहा है, वो लॉजिक से है ये, ठीक है। तो हमारे इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट्स खत्म हो गए, जो हमारे अमेंडमेंट्स हुए थे जनवरी 25 में। आई होप आपको ये वाला समझा रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। हमारे सारे अमेंडमेंट्स खत्म हो चुके हैं, और आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और इसको लाइक करो और शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर और भी कुछ आपको मेरे से कोई और रिक्वायरमेंट है, और कोई वीडियोस आप चाहते हो, तो वो मेरे को बता देना। आरटीपी एमटीपी बहुत जल्द मैं जो आरटीपी एमटीपी है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।